हेलो फ्रेंड्स, शिवा इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज सीटेट की दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में आज हम लोग जानेंगे पेडागोजी, जो कि पेडागोजी में आपके कम से कम 75 क्वेश्चन आते हैं और सीडीपी का अगर देखा जाए, बात की जाए तो सीडीपी के पेडागोजी टोटल 15 पेडागोजी आते हैं। इस 15 पेडागोजी में से आज एक ऐसा चैप्टर है जिससे विगत वर्षों में प्रत्येक वर्ष यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें से टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशनल। तो आज की जो क्लास होगी वो अभिप्रेरणा पर होगी और अभिप्रेरणा एक ऐसा चैप्टर है जो खुद को भी अभिप्रेरित करने का प्रयास करता है। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास की हम लोग शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आपकी हेडिंग होगी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन देखिए, हिंदी में अभिप्रेरणा शब्द को हिंदी में अभिप्रेरणा कहा जाता है और अंग्रेजी में इसी अभिप्रेरणा शब्द को मोटिवेशन कहा जाता है। आप हेडिंग डालेंगे इसके प्रमुख बिंदु, इसके प्रमुख है बिंदु। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम लोग इसके सबसे पहले अभिप्रेरणा अध्याय को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए इसके प्रमुख बिंदु क्या होते हैं, क्योंकि प्रमुख बिंदु में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो ये अभिप्रेरणा है, इसे अंग्रेजी मोटिवेशनल कहते हैं, जो कि ये अंग्रेजी भाषा का समानार्थी शब्द है। अर्थात ये जैसा अंग्रेजी में अर्थ देता है उसी प्रकार हिंदी में भी ये अर्थ देता है। बताया जाता है कि जो मोटिवेशनल शब्द है ये मोवेयर शब्द से निकला है, लैटिन भाषा के मोवेयर शब्द से निकला है। तो इसी शब्द को हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, लिखेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार हिंदी का अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है जो लैटिन भाषा के मोवेयर आप लिख सकते हैं, मोवेयर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है
गतिशील गतिशील या चलायमान। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं कि कह रहा कि एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदी का अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का समानार्थी शब्द है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार अभिप्रेरणा का अर्थ हिंदी में होता है एक प्रेरक के रूप में, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी एक प्रेरक के रूप में इसका अर्थ लिया जाता है। इसलिए कहा गया ये क्या है, समानार्थी शब्द, अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्द। जिस प्रकार हिंदी में इसका समान अर्थ होता है उसी प्रकार इसका अंग्रेजी में भी समान अर्थ होता है। कह रहा कि जो लैटिन भाषा के मोवेयर शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है गतिशील या चलायमान। आइए हम लोग समझते हैं गतिशील या चलायमान का क्या अर्थ है। आप सोचिए, एक सोता हुआ व्यक्ति मोबाइल पर किसी नए अभिप्रेरक को देखकर यदि अगर वो प्रेरित होता है तो किसकी देन है, अभिप्रेरणा की देन है। इसका मतलब ये हुआ कि सोए हुए व्यक्ति को जगाना ही क्या है, अभिप्रेरणा का काम है। निष्क्रिय व्यक्ति को सक्रिय रूप बनाना ही क्या है, अभिप्रेरणा का कार्य है। तो अभिप्रेरणा दोस्तों आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। यदि आप किसी को देखकर अभिप्रेरित होती हो, आप किसी को देखकर अभिप्रेरित होते हो, तो ये समझ लीजिए आप अपने मंजिल को पा सकते हो। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी से आगे देखते हैं। आप हेडिंग डालेंगे प्रेरकों का विभाजन, प्रेरकों का विभाजन। देखिए प्रेरकों का विभाजन क्या होता है। सबसे पहले मैं प्रेरक को बता दे रहा हूं। जैसे मान लेता हूं कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है और मेरे पास भोजन नहीं है, वही मेरे पड़ोसी के पास भोजन है। तो मैं जब पड़ोसी के पास जाता हूं कि भाई मुझे थोड़ा सा भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो, तो पड़ोसी कहता है कि ये मेरा काम कर दो, अगर ये काम कर दो, बाजार से सब्जी लेके चले आओ तो मैं आपको भोजन दे देता हूँ। ऐसे में क्या है, आप कार्य को तो नहीं करना चाह रहे हो, फिर भी आप जो है भूख के वजह से आप कार्य को करना पड़ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो आपकी भूख है यही क्या है, आपकी प्रेरक है। तो जब प्यारे बच्चों आपको भूख लगती है तो तभी आप किसी कार्य को करते हो, अन्यथा नहीं करते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, प्रेरकों का विभाजन। तो आइए हम लोग प्रेरकों का विभाजन जानते हैं क्या है। लिखिएगा, लिखिए प्रेरक या मोटिवेट वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को एक कार्य के लिए प्रेरित करती है। जैसे हम भूख को वह प्रेरक शक्ति
मान सकते हैं जो एक व्यक्ति को इसकी संतुष्टि हेतु कार्य करने की ओर ले जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कि प्रेरक या मोटिवेट वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को एक कार्य के लिए प्रेरित करती है। जैसे हम भूख को वह प्रेरक शक्ति मान सकते हैं जो एक व्यक्ति को इसकी संतुष्टि हेतु कार्य करने की ओर ले जाता है। मैंने अभी तुरंत इससे पहले बताया कि आपको अगर भूख नहीं लगी होती तो आप क्यों किसी का कार्य करते हैं। इससे यह पता चला कि भूख हमारी क्या है, प्रेरक है, और किसी कार्य को करने के लिए हमें क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। तो आशा है प्यारे बच्चों ये समझ गए होंगे। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे आप पेपर दे रहे हो, तो पेपर दे रहे हो जो नौकरी है जिससे आपको सैलरी मिलने वाली है, तो सैलरी ही क्या है, आपकी प्रेरक है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। तो आप ऐसे में कह सकते हो प्रेरकों का विभाजन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अब आपकी हेडिंग होगी, लिखिएगा कि अलग अलग विद्वानों ने प्रेरकों के अलग प्रकार बताते हैं जो निम्नलिखित है। देखिए कह रहा कि अलग अलग जो विद्वान हैं वो प्रेरक के अलग अलग जो है प्रकार बताते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अभिप्रेरणा के अलग अलग प्रेरक के रूप में बताने का प्रयास किए हैं। तो आइए हम लोग सीख लेते हैं। पहला है मैस्लो का सिद्धांत। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, मैस्लो का विभाजन इन्होंने मांग के सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिनमें से उन्होंने 5 प्रकार का मांग बताया है। ये जो मांग है यही हमारी क्या है, अभिप्रेरणा है। यही हमको किसी कार्य को करने के लिए अंतर्नोद उत्पन्न करता है, यानी किसी कार्य को करने के लिए हमें बेबस करता है। तो आइए हम लोग समझते क्या कहते हैं। इन्होंने, देखिएगा, इन्होंने प्रेरक के 2 भेद माने हैं जो निम्नलिखित है। देखिए पहला है जन्मजात प्रेरक। दूसरा है अर्जित प्रेरक। देखिए इन्होंने 2 प्रकार का
प्रेरक बताया है, एक जन्मजात प्रेरक होता है और एक होता आपका अर्जित प्रेरक। देखो, जन्मजात जो प्रेरक होता है वो एक स्वाभाविक प्रेरक होता है। जैसे मैं कहूं कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, तो मुझे किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, बेबस करती है। तो भूख कैसा प्रेरक है, ये आपका जन्मजात प्रेरक, भूख आपका हो गया। जैसे भूख हो गया आपका, ये आपका प्यास हो गया। तो प्यास एक कैसा प्रेरक है, जन्मजात प्रेरक है। जबकि हमें जो वातावरण से मिलता है, जो हमें वातावरण से प्रेरणा मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अर्जित प्रेरक कहते हैं। जैसे हमने कहा संपत्ति, संपत्ति, पैसा आदि जो है, ये सभी के सभी जो है अर्जित प्रेरक हैं। यानी आप कह सकते हो कुछ ऐसे प्रेरक होते हैं जो जन्मजात पाए जाते हैं और कुछ ऐसे प्रेरक होते हैं जो वातावरणीय पाए जाते हैं। तो जो आनुवांशिकता पर प्रेरक होंगे उसे हम जन्मजात प्रेरक कहेंगे, और जो वातावरण से हमें प्राप्त होते हैं उसे अर्जित प्रेरक कहेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थॉमसन का विभाजन। थॉमसन का विभाजन, थॉमसन का विभाजन। दूसरे नंबर पे आते हैं विद्वान थॉमसन का विभाजन, थॉमसन का विभाजन। देखिएगा, इन्होंने प्रेरक के दो भेद माना है। जिस प्रकार आपके मैस्लो ने भी प्रेरक के दो भेद माना है, उसी प्रकार थॉमसन भी जो है प्रेरक के दो भेद माने हैं। वो हम लोग जानते हैं कौन कौन है। आप बना लीजिए डायग्राम। एक है स्वाभाविक प्रेरक, एक है स्वाभाविक प्रेरक, और एक है आपका अर्जित प्रेरक, एक आपका कृत्रिम प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, प्रेरक। जैसे अभी जो मैंने समझाया कि सिर्फ और सिर्फ शब्दों में डिफरेंस है, बाकी बात ही वही है। मैंने कहा कि जो हमारा आनुवांशिकता प्रेरक होगा, जो जन्मजात प्रेरक होगा, वही तो हमारा स्वाभाविक प्रेरक होगा। क्योंकि भैया भूख लगने की जो हमें प्रेरणा है, ये हमें जन्मजात मिलती है। किसी को इसके लिए हमें प्रेरक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारी जन्मजात मिलती है हमें। ठीक है, तो ऐसे में कह सकते हैं जो भूख है ये स्वाभाविक प्रेरक है, और ये आपका प्यास ये आपका स्वाभाविक प्रेरक है। नींद आपकी स्वाभाविक प्रेरक है। अगर आपको नींद लग जाती है तो वहाँ वातावरण वाला प्रेरक कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में कह सकते हो ये जो भूख हो गया, प्यास हो गया, ये आपका स्वाभाविक प्रेरक है। जबकि कृत्रिम प्रेरक क्या है, जो बनावटी हो, जो वातावरणीय से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम प्रेरक। जैसे हमने अभी कहा संपत्ति, संपत्ति, पैसा। बात दोनों में वही है, बशर्ते क्या है, शब्दों में क्या है, अंतर है, लेकिन बात दोनों में क्या है, वही है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। आप इसको नोट करिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं गैरेट का विभाजन। हेडिंग डालिए गैरेट का विभाजन। गैरेट का विभाजन, गैरेट का विभाजन। देखिए, इन्होंने प्रेरक के तीन भेद माना है, तीन भेद माना है जो निम्नलिखित है।
एक है आपका जैविक प्रेरक, जैविक प्रेरक, एक है आपका सामाजिक प्रेरक, एक है आपका मनोवैज्ञानिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। देखिए जैविक प्रेरक क्या है, कहते नहीं है कुछ चीजें ऐसी होती है जो जैविक प्रेरक में आती है। जैसे एक व्यक्ति है जिसको कभी भूख नहीं लगती हो, प्यास नहीं लगती हो, तो ऐसा माना जाता कि व्यक्ति का अब क्या है, अंत होने वाला है। तो भूख प्यास कैसी प्रेरक है, जैविक प्रेरक है। जबकि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं भूख प्यास, ये जैविक प्रेरक है। जबकि यही जो हमें समाज से मिलते हैं, जो समाज से हमें प्रेरणा मिलती है, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक प्रेरक कहते हैं। ये आपका जैसे रुपया हो गया, रुपया हो गया, धन हो गया, ये सब के सब क्या है, सामाजिक प्रेरक है। अब मनोवैज्ञानिक प्रेरक की अगर बात करें, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद हमारी यही खुशी होती है कि हम सेलेक्ट हो जाएं, ताकि हमारे पापा मम्मी जो है हमसे प्रसन्न हो जाए, उनको संतुष्टि मिल जाए, उसी प्रकार हमको भी संतुष्टि मिल जाए। ये कैसा प्रेरक है, तो क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। तो आप कह सकते हो संतुष्टि, संतुष्टि और सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, ये कैसा प्रेरक है, तो मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। तो इसमें से कोई बात अगर नहीं समझ में आता तो मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं। ऐसा प्रेरक जो जैविकीय हो, जिससे व्यक्ति जीवित हो सके। आप कह सकते हो अगर कोई व्यक्ति का अंत होने वाला, देहांत होने वाला है, उसको भूख प्यास नहीं लगी है, तो वो कैसा प्रेरक है, जैविक प्रेरक है। जबकि समाज में रुपया कमाना चाह रहा, पैसा कमाना चाह रहा, ये सब के सब क्या, सामाजिक प्रेरक है। और जो हमें एग्जाम देकर हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, हमारे गांव के लोग खुश हो जाएंगे, हमारे परिवार के लोग खुश हो जाएंगे, हमको संतुष्टि मिल जाएगी, ऐसा प्रेरक को हम क्या कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रेरक कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग NCERT का विभाजन भी देख लेते हैं। अगर ये देख लिए हैं तो NCERT का विभाजन, NCERT का विभाजन, NCERT का विभाजन, विभाजन देखिएगा। NCERT ने प्रेरक के दो विभाजन बताए हैं, दो विभाजन बताए हैं। देखिए कौन कौन है। ये आपका एक है जैविक, जैविक, इसी को शारीरिक, शारीरिक प्रेरक, और ये आपका हो गया मनो सामाजिक प्रेरक। ठीक है, ठीक है। जो बात अभी इससे पहले मैंने कहा जैविक प्रेरक, यानी कि ऐसा प्रेरक जो शरीर की पूर्ति कर दे, जो शारीरिक रूप से हमारी पूर्ति कर दे, वो क्या है, शारीरिक प्रेरक या जैविक प्रेरक कह सकते हो। जैसे हमारा भूख प्यास इसमें आ जाएगा, भूख प्यास। अब देखिए भूख प्यास क्या, भूख प्यास से हमारी जो शारीरिक प्रेरक है, शारीरिक मांग है, ये हमारी क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। तो ऐसे में कह सकते हो ये क्या है, जैविक प्रेरक है। जबकि मनोसामाजिक प्रेरक, व्यक्ति समाज में रुपया कमाना चाहता है, धन कमाना चाहता है, ये सब के सब कैसे प्रेरक हैं, सामाजिक प्रेरक हैं, मनोसामाजिक प्रेरक हैं। ठीक है, तो यहां मैं आपको लिख सकता हूं संपत्ति, संपत्ति और धन। संपत्ति आपका हो गया
पैसा। ठीक है, अब ऐसे में कह सकते हो, एक क्वेश्चन में बता रहा, मनोसामाजिक का सिद्धांत जो दिया है वो आपके जो है एरिक एरिक्सन ने दिया है। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत में टोटली 8 चरण बताया है। अभी मैं ये वीडियो, ये क्लास लेने के बाद जो है आपको अगली क्लास में एरिक एरिक्सन पढ़ाने वाला हूँ साइकोलॉजी में, जो कि आपके हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आते ही आते, जैसा टेट हो गया, सीटेट हो गया, आज जैसे एग्जामों में जो है एरिक एरिक्सन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो मैं इसके बाद आपको तुरंत जस्ट एरिक एरिक्सन पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब हेडिंग डालिए आप लोग, अभिप्रेरणा के तत्व। अभिप्रेरणा के तत्व। तो अभिप्रेरणा के तत्व क्या होते हैं? देखिएगा, अभिप्रेरणा के तत्व। अभिप्रेरणा के तत्व देखिएगा, महान मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल ने अभिप्रेरणा के 3 तत्व माने हैं। 3 तत्व माने हैं। देखिए 3 तत्व हैं कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा। ये आपका देखिए, एक है आवश्यकता, दूसरा है प्राणोद या चालक, और अगला है प्रोत्साहन। जैसे मैंने कहा आवश्यक, देखिए ये अभिप्रेरणा के 3 तत्व होते हैं। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा के कितने तत्व होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 3 तत्व होते हैं। अब 3 तत्वों में कौन कौन होते हैं? एक आवश्यकता होता है, एक प्राणोद होता है, एक प्रोत्साहन होता है। देखिए, जब व्यक्ति को किसी चीजों की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? आवश्यकता कहते हैं। और आवश्यकता ही जन्म देती किसे? प्राणोद को। क्योंकि जब व्यक्ति के सामने आवश्यकता होती है तो व्यक्ति उसके प्रति क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है। तो उसके भीतर क्या जगता है? तनाव आता है। तो तनाव को हम क्या कहते हैं? प्राणोद कहते हैं। ठीक है, जो हमें उस कार्य को करने के लिए ले जाती है, जिसे हम चालक भी कह सकते हैं। और अगर उस कार्य को कर रहे हैं और वो कार्य हमें प्राप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं, एक व्यक्ति है जो बहुत ही प्यासा है, तो प्यास उसकी क्या? प्राणोद है। जबकि पानी क्या है? आवश्यकता। अगर इस पानी उस व्यक्ति को मिल जाए तो उसकी प्यास क्या है? बुझ सकती है। ठीक, क्या है? प्यास। और प्यास की प्राप्ति, ऐसा करते हैं, पानी की प्राप्ति। देखिए, अगर मान लेता हूं किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता ना हो तो क्या वो कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इस ठंडी में, इतनी ठंडी में जो है कोई गद्दा या रजाई में से नहीं उठना चाहता, लेकिन फिर भी अगर उसे प्यास लगेगी तो उसे गद्दा और रजाई में से उठना ही पड़ेगा। ये क्या है? आवश्यकता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर प्यास लगी है तो पानी ढूंढने का प्रयास करेगा। ये क्या? आवश्यकता है। और उसी प्यास के चक्कर में तब तक ले व्यक्ति नहीं उठना चाहेगा उस गद्दे में से जब तक ले उसे प्यास एकदम गले तक ना आ जाए कि मुझे पानी पीना ही पड़ेगा। ये क्या है? प्राणोद है। यानी इसी को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और यदि मुझे उस पानी की प्राप्ति हो जाती है जिससे मेरी प्यास की संतुष्टि हो जाती है, ये क्या है? प्रोत्साहन है।
तो आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा, आप लोग नोट करिए। बाकी शेष आगे देखिए क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए। आप लिखिएगा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया, प्रक्रिया, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया। लिखिएगा अभिप्रेरणा की प्रक्रिया, प्रक्रिया निम्नलिखित, निम्नलिखित होती है, निम्नलिखित होती है। देखिए कौन कौन होता है। पहला है आवश्यकता, आवश्यकता। फिर दूसरा है प्राणोद, प्राणोद। फिर जो है उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी, लक्ष्योन्मुखी। और आपका है लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति। और आपका है उत्तेजना की संतुष्टि, उत्तेजना की संतुष्टि, संतुष्टि। देखिए ये आपका अभिप्रेरणा की प्रक्रिया होती है। ये अभिप्रेरणा की प्रक्रिया देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले किसी व्यक्ति के सामने क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, तो मुझे सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो भोजन क्या है, यह एक आवश्यकता है। और भूख मेरी क्या है, प्राणोद है। और भूख के वजह से जो मैं क्रिया कर रहा हूं क्या मेरी उत्तेजना है। और भूख को मैं पाना चाह रहा हूं, ये क्या है, लक्ष्योन्मुखी है। और अगर भूख मुझे मिल जाती है, मेरी भूख मिट जाती है, तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और वहां पर तुरंत क्या हो जाता है, उत्तेजना की क्या हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है। जैसे मैंने अगर मुझे भूख लगी है, तो मुझे अगर भूख मिल गई तो मुझे लक्ष्य प्राप्त हो गया। और जब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो मुझे उत्तेजना की संतुष्टि हो जाएगी। तो ऐसे में कहते हैं प्यारे बच्चों, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये आपका रहा अभिप्रेरणा की पहली क्लास। फिर मिलते हैं आपको इसी वीडियो के साथ, दूसरी क्लास लेकर मैं इसी समय आऊँगा और आपको अभिप्रेरणा की दूसरी क्लास और धुआंधार व्याख्या के साथ देने वाला हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।